नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं जिसका जिक्र ही रोंगटे खड़े कर देता है। हम बात कर रहे हैं 1896 के बॉम्बे प्लेग की। स्रोतों के आधार पर हम देखने वाले हैं कि कैसे एक बीमारी ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया था। ये सिर्फ एक मेडिकल क्राइसिस नहीं था, बल्कि महामारी, उपनिवेशवाद यानी कोलोनियलिज्म और आम लोगों के विरोध की एक पूरी कहानी है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। स्रोतों में इस महामारी को एक काले साए का रूप दिया गया है। एक कथन देखिए जो कहता है, मैं वो साया हूं जिसने 1896 में बॉम्बे की गलियों में आतंक मचाया, किसी भी घर को सड़न की उस हड्डियां कंपा देने वाली दुर्गंध से अछूता नहीं छोड़ा। सोचिए उस दौर का आलम क्या रहा होगा। बीमारी एक ऐसे साए की तरफ फैली जिसने हर दरवाजे पर दस्तक दी। स्रोत इसका मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन करते हैं, जो बताता है कि यह सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि हवा में घुली हुई एक दहशत थी। और इस स्थिति को एक और सोर्स बहुत ही प्रभावशाली ढंग से सामने रखता है। कोर्ट में लिखा है, जबकि ब्रिटिश अपने मुनाफे गिन रहे थे, हम उन चिंताओं को गिन रहे थे जो आसमान के काले होने तक जलती रहीं। ये शब्द बिल्कुल साफ तौर पर उस भयानक अंतर को दिखाते हैं जो उस वक्त शासक और शासित के बीच था। एक तरफ औपनिवेशिक प्रशासन था जिनका पूरा ध्यान सिर्फ व्यापार और प्रॉफिट पर था, और दूसरी तरफ स्थानीय जनता थी जो लगातार अपने परिवार वालों को खो रही थी। प्रशासन की प्रायोरिटीज आम लोगों के दुख से कितनी अलग थी, ये इन स्रोतों से बिल्कुल स्पष्ट होता है। तो पहले हिस्से पर आते हैं, जहां शुरुआत होती है द साइलेंट किलर अराइव्स। आखिर इस खामोश कातिल ने उस वक्त के इस विशाल शहर में एंट्री ली कैसे? कहानी शुरू होती है अगस्त 1896 में। दस्तावेज बताते हैं कि चीना और हांगकांग से आने वाले कार्गो जहाज बॉम्बे के बंदरगाह पर आते हैं। पर इन जहाज़ों में सिर्फ माल नहीं था, इनमें छुपे थे वो काले चूहे जो मौत का पैगाम साथ लाए थे। ये चूहे पोर्ट से निकलकर सीधे घनी आबादी वाले मंडवी स्लम्स में पहुंच गए। अब चूंकि वहां आबादी बहुत ज्यादा थी, इन संक्रमित चूहों का वहां फैलना किसी बारूद के ढेर पर चिंगारी गिरने जैसा ही था, और इसका नतीजा था बुबोनिक प्लेग का एक भयंकर प्रकोप। एक छोटी सी चूक ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जब ये बीमारी मांडवी की गलियों में फैली तो दृश्य सच में दर्दनाक था। हर तरफ गलियों में मरे हुए चूहों के ढेर लग गए थे। अब उस जमाने में विज्ञान इतना आगे तो था नहीं कि लोग तुरंत बीमारी का कारण समझ जाएं, तो आम जनता में भारी कंफ्यूजन और डर का माहौल बन गया। स्रोतों के अनुसार शुरुआती दौर में लोगों ने इस प्रकोप को भगवान का गुस्सा यानी गॉड्स रॉथ मान लिया था। अचानक से चूहों का मरना और फिर लोगों का बुखार से तड़पना, उन्हें लगा कि ये किसी पाप की सजा है। ये दिखाता है कि उस वक्त किस हद तक अज्ञानता और डर का माहौल था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आगे कैसे रूप लेता है। दूसरा भाग है क्रूअल्टी एंड सर्च ऑपरेशंस। जब प्लेग ने गोरों के इलाकों को खतरे में डाला तो सरकार का रवैया आखिर कैसा था? इसके बाद वॉल्टर रैंड के नेतृत्व में एक प्लेग कमेटी बनाई गई, जिसके कदम बेहद सख्त थे। इतिहास के दस्तावेज निष्पक्ष रूप से बताते हैं कि मिलिट्री द्वारा ब्रूटली तलाशी अभियान चलाए गए। सिपाही जबरन लोगों के घरों में घुस जाते थे। स्रोत इस बात का विशेष जिक्र करते हैं कि इन ऑपरेशंस के दौरान महिलाओं के प्रति व्यवहार काफी असंवेदनशील और अपमानजनक था, और सबसे खौफनाक बात ये थी कि बीमारों को उनके परिवारों से छीनकर जबरदस्ती डिटेंशन कैंप्स में डाल दिया जाता था। दस्तावेजों में इस सरकारी क्रूरता का बेहद गहरा वर्णन मिलता है, और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से उस दोहरे आतंक को दर्शाती है जिसका सामना उस वक्त की जनता कर रही थी। तुलना कीजिए, एक तरफ था फियर ऑफ द डिजीज जो खामोशी से घरों में घुस रही थी, और दूसरी तरफ था फियर ऑफ द स्टेट यानी ब्रिटिश सिपाही वॉल्टर रैंड और वो भयंकर डिटेंशन कैंप्स। स्रोतों में एक बड़ा ही रोचक और चिंताजनक दावा किया गया है, वो ये कि लोगों को प्लेग से ज्यादा सरकारी गाड़ियों का डर लगने लगा था। सरकारी गाड़ी की आवाज सुनते ही लोग कांप उठते थे, इस डर से कि उन्हें उठाकर उन खौफनाक कैंप्स में ना भेज दिया जाए। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, अपराइजिंग इन पुणे। बॉम्बे के बाद प्लेग का साया पुणे तक पहुंचा, और इसने वहां स्थानीय विरोध को कैसे जन्म दिया, आइए समझते हैं। पुणे आते आते सरकार की कार्यवाही और भी सख्त हो चुकी थी। स्रोत बताते हैं कि सिपाही अब सिर्फ घरों में नहीं बल्कि लोगों के प्राइवेट किचन्स यानी रसोई घर तक में घुसने लगे थे। मंदिरों में रखी मूर्तियों को अपवित्र किया गया। ये सांस्कृतिक अपमान लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो गया था।
और इन्हीं घटनाओं ने उस चिंगारी को हवा दी जिसका परिणाम थे चापेकर बंधु। स्रोतों के मुताबिक इसी सांस्कृतिक आहट की वजह से चापेकर भाइयों ने जवाबी कार्यवाही की योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया वॉल्टर रैंड को निशाना बनाने का, जिसे दस्तावेजों में मौत का सौदागर यानी मर्चेंट ऑफ डेथ तक कहा गया है। एक हेल्थ क्राइसिस अब पूरी तरह से एक राजनीतिक विरोध बन चुका था। इन सब हिंसक घटनाओं के बीच एक और कहानी चुपचाप आकार ले रही थी। चौथा हिस्सा देखते हैं, हाफकिन एंड द वैक्सीन। बाहर के शोर से दूर ये वक्त था एक उम्मीद और एक खामोश वैज्ञानिक क्रांति का। स्रोत एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी बताते हैं जो सच में हैरान करती है। पहला कदम, रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर वॉल्डेमर हाफकिन को बॉम्बे बुलाया जाता है। दूसरा कदम, देखिए, जब बाहर सड़कों पर हाहाकार मचा है तो ये वैज्ञानिक एक छोटे से कमरे में अकेले दिन रात काम करके वैक्सीन बनाने में जुटा है। बाहर की हिंसा और उस कमरे की शांति का ये अंतर बिल्कुल हैरतअंगेज है। और तीसरा सबसे बड़ा कदम, अपनी वैक्सीन पर लोगों का भरोसा जीतने और उसकी सुरक्षा प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर हाफकिन सबसे पहले उस वैक्सीन का इंजेक्शन खुद को लगाते हैं। स्रोत उनके इस अद्भुत साहस की बेहद तारीफ करते हैं। ये सिर्फ एक दवा नहीं थी, ये मानवता को बचाने की एक बहुत बड़ी पहल थी। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। 5वां भाग है लेगेसी ऑफ द प्लेग। इस भयंकर महामारी ने इतिहास के पन्नों पर आखिर क्या छाप छोड़ी थी? तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस बीमारी ने बिल्कुल भेदभाव नहीं किया। एक तरफ थी द इनडिस्क्रिमिनेट डिजीज, जिसने अमीर और गरीब दोनों को एक बराबर लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि जब प्रकृति का प्रकोप आता है तो रुतबा और पैसा कोई मायने नहीं रखता। लेकिन दूसरी तरफ थे ह्यूमन रिस्पॉन्स पर ध्यान दीजिए। वहां जमीन आसमान का फर्क था। एक ओर औपनिवेशिक प्रशासन की बेहद असंवेदनशीलता थी, जो लोगों को सिर्फ मुनाफा कमाने की मशीन समझते थे, और दूसरी ओर भारतीयों का कमाल का लचीलापन और साहस था। स्रोत दिखाते हैं कि इतने जुल्म और मौत के बावजूद लोगों ने ना तो हिम्मत हारी और ना ही अपने हक की आवाज दबने दी। इतिहास के सफ़र को खत्म करते हुए स्रोतों द्वारा उठाया गया एक सवाल ध्यान देने लायक है, जो आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। क्या हम अगली वैश्विक महामारी के लिए सच में तैयार हैं, या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा? 1896 की उस प्लेग ने हमें सिखाया है कि बीमारी सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ती, बल्कि वो पूरे समाज के ढांचे और हमारी संवेदनाओं का भी इम्तिहान लेती है। इस आखिरी सवाल पर जरूर गौर कीजिए। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। धन्यवाद।